प्यारे नारायणा अस्सलाम वलकमा। रात भर शौहर की शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद मैंने गुस्ल किया। मेरे होठों और गर्दन पर साका निशान बन चुके थे, लेकिन शौहर तीसरी दफ़ा फारिग होने के बाद भी कहने लगा, मेरे जज्बात अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं, मैं सुबह तक तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहता हूँ। यह कहकर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा, ज़्यादा नखरे न दिखाओ, मेरे सामने तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें हर एक पर्दे से आज़ाद देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करना चाहता हूँ। जब काशिफ की बात सुनी तो मैं काम के रह गई थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मैं तो पहले से ही शायद शर्म व हया का प्याला पीकर आई थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई से निकाह जैसे पाक रिश्ते में बांधा गया। मैं तो छोटी उम्र की 16 साल की लड़की थी। काशिफ तो मेरे बहनोई थे। मुझे तो उनके सामने शर्म महसूस होती थी। पता नहीं वह किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वह हर तरह से मुझे एहता देना चाहता था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मेरे आगे बढ़कर जब मुझे अपने हिसार में लिया तो मैं कंपने लगी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी, अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लेकिन काशिफ ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया और मेरे वजूद से सारे पर्दों को आज़ाद कर दिया। मुझे ब्लिप्स करके बेड पर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी नाजुक जगह से शदीद दर्द की ठेस उठ रही थी। मैं रात भर काशिफ की शिद्दत बर्दाश्त करती रही थी। अब इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैंने अब अपनी हिम्मत से आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को संभालते हुए अपने गिर पड़ी चादर को उठाया। मेरी नज़र एक बालकनी पर पड़ी तो वहाँ काशिफ बगैर शर्ट के इतनी सर्दी में खड़ा हुआ था। मुझे तो अब काशिफ से नफरत पैदा होने लगी थी, जिसने मुझ पर बगैर रहम किए मेरे वजूद पर हर तरह की तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने के लिए वसाम गई तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे वजूद पर पड़ रहा था, वैसे वैसे मेरे वजूद से तकलीफ उठ रही थी। कितने वक्त शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को कट्टर में काटती हुई बाहर आई। अभी मैं थकी हारी बेड पर बैठी ही थी कि इतने में काशिफ आया और मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी गुस्ल करने की, मुझसे पूछे बगैर तुमने गुस्ल कर लिया क्या? मुझसे पूछा तुमने? अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं हुए, अभी तो मुझे तुम्हारे वजूद को महसूस करना है, तुम्हारे करीब आना है और फिर मैं तुम्हारे वजूद से खेलना चाहता हूँ। तुम हो के अभी से गुस्ल करके बैठ गई हो। चलो उतारो यह कपड़े, मैं तुम्हारे बगैर लिबास के वजूद को अपनी आँखों में बसाना चाहता हूँ। काशिफ की बातें सुनकर मेरी आँखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हटाएंवा कंपने लगे थे। रात भर काशिफ की शिद्दत में एक बार फिर मेरी आँखों के सामने घूम गई थी, और फिर काशिफ की इन बातों से मेरा दिल खौफ के मारे जोरों से धड़क रहा था। इतना कहकर काशिफ मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टे को उतार कर फेंकते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर सकूं। रात भर तो तुमने मुझे एक सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करने के लिए। देखिए काशिफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और रात भर न सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, इसलिए मुझे आराम करने दी। मैं अब सोना चाहती हूँ। काशिफ ने तो रात भर इतनी जोर से मेरी गर्दन पर और मेरे होठों पर काटा था, जहाँ पर अभी भी मुझे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। तुम यहाँ तुम्हारी बहन के बदले में आई हो, तुम्हें चाहिए कि मुझे सुकून पाऊँ। अभी मेरा दिल नहीं भरा, अभी मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए हैं। अब मेरे जज्बात को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? काशिफ सिगरेट को पाँव के नीचे मसलता हुआ दोबारा मेरे ऊपर झुका था। वह इतना जुनूनी बन गया था कि बड़ी शिद्दत से उसने मेरे लबों को काटा कि अब की बार तो मेरे होठों से खून बहने लग गया था। बमुश्किल मेरे गले से आवाज़ निकली थी। मैं दर्द से कराने लगी थी, कुछ नहीं मेरी जान, इतना भी तड़पने की ज़रूरत नहीं। यह सब तो अब तुम्हें उम्र भर सहना ही है। अब इस सब की आदत डालो। मेरे सामने इतनी भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम मेरे लिए पागल हो जाओ, और जब मैं तुम्हारे वजूद को छूता हूँ तो तुम भी पागलपन दिखाओ। खुद को अपना आप मेरे करीब करने की कोशिश करो।
मैं तो उसकी ईटा ही सहकर थक चुकी थी। वह हर तरह से मुझे ईटा और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वह मुझसे मेरी बड़ी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब वह दोबारा मेरे वजूद पर झुका तो पहले से भी ज्यादा उसके लम्स में शिद्दत थी। अब की बार मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अजीज रात गुजर रही थी, उसकी शिद्दत रात के इस अंधेरे में बढ़ गई थी। अब फजर का वक्त भी गुजर चुका था, हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में बह हो रहे थे। यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरा पूरा वजूद लर्ज रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश मेरी बहन न मरती और उसके बदले में काशिफ की बीवी बनकर यहाँ पर न आती और उसके पागलपन की शिद्दत मुझे बर्दाश्त न करनी पड़ती। सबको तो मालूम था कि काशिफ किस कदर शिद्दत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी आड़ बर्दाश्त करने के लिए उसके साथ मेरा निकाह कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहली ही रात उसकी आड़म और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 6 बजे बज रहे थे और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब काशिफ के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो काशिफ ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जाकर गस्ल कर लो, लेकिन आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम गस्ल नहीं करोगी। यह कहकर वह सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंग से दर्द उठ रहा था। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ चुकी थी, अब मुझे तो गुस्ल करने की भी ताकत नहीं थी। मेरा पूरा वजूद तकलीफ के मारे लज रहा था। आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ गुल करके वापस आई और थोड़ा सा आराम करने के लिए दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेटी ही थी कि काशिफ फिर से मेरे करीब आया। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नर्म व नाजुक वजूद एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया है कि मन तो करता है तुम्हारे वजूद से एक लम्हे भी पीछे न हटूं। और तुम्हें अपने हिसार में लेते हुए मुझे जो सुकून मिल रहा है एक लम्हे के लिए भी न तुम्हें बकाजो। वह गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे शादी की पहली रात ही इतनी आड़म और तकलीफ पहुंचाई थी। अभी तो बस शुरुआत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं इस जबरन बनाए गए रिश्ते में मुझे फिर से कितनी आड़म और शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई थी। करीबन दिन के 10 बजे बज चुके थे और इतनी में शावर लेकर कमरे से बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। काशिफ कहाँ है, अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने नहीं सर हिला दिया, फिर मैं खामोश हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं काशिफ को जगा देती हूँ। नहीं बेगम सफ़िया, आप रहने दें, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी और वहीं पर साथ में बैठकर नाश्ता कर लूंगी। जब मैं यह कह रही थी तो बेगम सफ़िया की नज़रें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहां पर न जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर बेगम सफ़िया का दिल धड़क गया था। काशिफ की दरिंदगी सपासाया मेरी गर्दन पर बने उन निशानों से नजर आ रही थी। बेगम सफ़िया अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह कम से कम मुझ पर तो रहम करें। बेगम सफ़िया ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, नादिया बेटा मेरी बात सुनो। वह मेरे चेहरे को हाथ में लेकर और अपनी आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। तुम तो सब कुछ जानती हो कि काशिफ पहले से ही कितना जुनूनी है। बस खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरी में तुम्हारी शादी काशिफ से करनी पड़ी, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अपनी मोहब्बत से ही काशिफ का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था उसके बाद से तो उसे औरत जात से नफरत है। लेकिन देखना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम्हें चाहिए कि उसकी हरकतों का सब्र करना होगा। बेगम सफ़िया मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरी गर्दन के निशान को छिपाने की कोशिश कर रही थी ताकि काशिफ की दरिंदगी किसी के सामने न आए। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं बेगम सफ़िया के गले लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। बेगम सफ़िया, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे काशिफ की शिद्दतों से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी, फिर मैं कल से हर दिन उनकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। काशिफ ने तो मुझ पर ज़रा सा भी रहम नहीं किया, बस वह मेरे वजूद पर अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं।
पता नहीं एक ही रात में उन्होंने मेरे साथ कितनी दफ़ा बेगम सफ़ी में यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनके अंदर तो बहुत हवस है, अगर वह अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो वह बहुत ही जज्बात से भर जाते हैं। बेगम सफ़ी मैं आपको यह बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन मी मजीद उनसे कुछ कहती। बेगम सफ़ी ने मुझे खामोश करवा दिया और खुद से अलग किया तो सामने काशिफ खड़ा हुआ था। उसको देखकर तो मैं घबरा गई थी। काशिफ की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने बेगम सफ़ी के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर बेगम सफ़ी ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलम के फंक्शन की तैयारी हो रही थी। इतने में ही काशिफ मुझे गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी वह मैं बेगम सफ़ी से बस वलम के फंक्शन के बारे में ही बातें कर रही थी। मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे यह सब तुम्हारी फिजूल बातें नहीं चाहिए, जितना कहा उतना करो। तुम्हें कमरे में बुला रहा हूँ, तो कमरे में आओ। मैं काशिफ की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे उसकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। वह तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिश्ते को जी जान से निभाने पर तुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, काशिफ ने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी मुँह को बताओ? मियाँ और बीवी के दरमियान जो भी होता है उसे किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शौहर की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है। काशिफ ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में डबोकट हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए जुबान से कहने लगी, नहीं काशिफ, मैंने बेगम सफ़ी से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर यह निशान देखकर खुद से पूछा था। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टा साइड पर किया और निशान काशिफ को दिखाने लगी, जहाँ पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान बनते ही हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि यह निशान अपने दुपट्टे से कायपू, लेकिन तुम तो चाहती ही थी कि यह निशान मेरी मुंह को नजर आए। उसने मेरे जबड़े डबोकट हुए बोला, देखिए काशिफ, आप मुझ पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरे सामने इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यह शरीफ और नजर आने वाली लड़कियां किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारी अगाग से वाकिफ हूँ। वह यह कहकर काशिफ मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगा। काशिफ, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त की है। मैं खुद को काशिफ के हिसार से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह एक दफ़ा फिर मेरे ऊपर झुकता चला आया। बाहर से न जाने कितनी देर तक मलमत दरवाजे पर दस्तक देती रही, हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन काशिफ तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। वह तो अपनी शिद्दत न्योछावर करने पर तुला हुआ था। फिर से मैं उसकी शिद्दत को सांठ इंतहा पर पहुंच गई थी। वह तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्त डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार उस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्सल करने गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरी तकलीफों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं आकर बेड पर बैठी हुई थी। बाहर नंद मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो ज़ैनब कहने लगी, भाभी आपको कब से अम्मा बुला रही हैं और कब से मलमत दरवाजे पर दस्तक दे चली गई, और क्या फिर से आपने गुस्ल किया है? क्या बात है भाई? लगता है भाई ने आपको फिर से, आपको पता है भाई आपकी बहन पर भी इसी तरह अपनी शिद्दत न्योछावर करते थे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें इस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें इस तरह से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका भी अब यही हाल होने वाला है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। ईबा की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। भाई तो कभी कभी आपकी बहन पर हाथ भी उठाते थे। आपको सब्र करना होगा। भाई ने तो आपकी बहन पर भी रहम नहीं किया और वह बिल्कुल वैसे ही रवैया आपके साथ है ना, बिल्कुल भी आप पर रहम नहीं करेगा। जो आप